फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। फाइन। इस चैप्टर के बारे में काफी हम बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में यूएसएसआर और सोवियत यूनियन के बारे में, और कुछ बैकग्राउंड हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या इंटरनल स्ट्रैटेजिकल फेलियर्स थे, क्या पॉलिसीज थी, क्या फोकसेस थे, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई जिसकी वजह से जो यूएसएसआर जो सिस्टम था वो ज्यादा लंबे समय तक यूनाइटेड नहीं रह पाया, और फाइनली यूएसएसआर के जो कंट्री मेंबर्स थे उन्होंने ही खुद डिसाइड किया कि हम लोग जो है अब यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे। इतना कुछ हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इसका कुछ तो आइडिया आपको पहले से ही होगा और हम इसको और ज्यादा जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट होना यही एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो रखा था, यानी कि पूरा वर्ल्ड जिसमें हम 200 अराउंड कंट्रीज बोलते हैं और उसमें जो है पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। कुछ सिर्फ यूएसए को मानते थे और कुछ सिर्फ यूएसएसआर को मानते थे। तो ये एक पॉलिटिकल फेलियर है कि आप इतने टॉप पोजीशन पर आकर आपका डाउनफॉल आ गया और नाउ you are not a part of power block and you are like other country। जैसे बाकी कंट्रीज डेवलप हो रही हैं या बाकी कंट्रीज की जो इमेज है आपकी इमेज भी बिल्कुल वैसे ही हो गई। तो ये अपने आप एक पॉलिटिकल फेलियर ही है, एक स्ट्रैटेजिकल फेलियर ही है जो यूएसएसआर ने फेस किया है। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, यूएसएसआर और रशिया को रिलेट कर देते हैं कि यूएसएसआर का नाम लेते हैं तो रशिया बोल देते हैं, रशिया बोलते हैं तो यूएसएसआर रिलेट कर देते हैं। यूएसएसआर का पार्ट था रशिया, ठीक है, पर रशिया और यूएसएसआर एक बात नहीं। आई नो आपको पता होगा, पर मैंने अपनी तरफ से ये प्रॉब्लम कई बार फेस करी है कि बच्चे नहीं बता पाते कि यूएसएसआर और रशिया क्या। तो रशिया यूएसएसआर का पार्ट था और अब यूएसएसआर नहीं एग्जिस्ट करता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है। हम एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, एक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स की, और जो आज की पॉलिटिक्स है, आज हम यूएन का जो इतना इम्पोर्टेंस, यूएस का या यूएन का इतना इम्पोर्टेंस देखते हैं, वो यही बैकग्राउंड से, जो बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि अच्छा ऐसा सिनेरियो था जिसकी वजह से जो है अमेरिका आज भी जो है इतना सुपर पावर है। अमेरिका की स्ट्रैटेजीज, अमेरिका की पॉलिसीज, अमेरिका का आगे बढ़ने का तरीका शुरू से इतना ज्यादा प्लान्ड और इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग रहा है कि हम 1991 की बात करें, 1945 से हमने ये किताब शुरू करी है, हम 1991 में आने वाले और हम 2017 में है। अभी भी जो है जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो यूएस से ही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस की बात है। खैर, हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे थे कि सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स हुआ। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बहुत सारे कारण थे जो हम पहले भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि जो इंटरनल वीकनेसेस थी जो सोवियत यूनियन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के अंदर। इसे बोला गया है कि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन एंड फेल टू मीट द एस्पायरेशन ऑफ पीपल आर द मेन रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। मैंने आपको बताया प्रीवियस चैप्टर में कि फूड कंज्यूमर शॉर्टेज और जो है फूड शॉर्टेज भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि खाना बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ गया था यूएसएसआर को। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर आप खाना भी, आप बेसिक चीजें घर में अपने देश में नहीं उगा पा रहे हैं, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द यूज ऑफ द गवर्नेंस। तो वो तो ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम चेंज होना चाहिए, ऐसी गवर्नेंस चेंज ही होनी चाहिए। तो इसका और कोई ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता। तो खैर, इसमें बोला गया है कि इंटरनल वीकनेसेस जो थी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सोवियत यूनियन को जो है डिसइंटीग्रेट होने में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया, क्वेश्चन अपने आप ही राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और अपने आप ही उसका जवाब भी दे रहा है कि व्हाई डिड दी
Why did the system become so weak and why did the economy stagnate? इसमें बोला गया अब सो वीक तो ऑब्वियसली जब सारा पैसा आप न्यूक्लियर वॉरफेयर में लगा रहे हैं, सारा पैसा आप मिलिट्री डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, आप अपनी लोगों की बेसिक नीड पूरी नहीं कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, आप अकाउंटेबल भी नहीं, आप कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हैं, तो फूड आप बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके बाद तो डेफिनेटली आप वीक ही होंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि कंट्री जो है लोगों से बनती है, नेशन जो है डेवलप्ड या डेवलपिंग लोगों से होती है। जब लोग ही सेटिस्फाई नहीं है तो डेफिनेटली जो है देश का डेवलप होना या देश का जो है आगे बढ़ना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ लड़ाई भी आपने लड़ ली, आपने जो है वेपन्स के लिए आपने उधार बहुत सारा ले लिया, तो डेफिनेटली जो है ये तो बिल्कुल डिसाइड ही था कि जो सोवियत सिस्टम जो है वो जो है स्ट्रांग रह ही नहीं सकता था, उसको स्टेगनेंट होना ही था और उसको वीक होना ही था और उसको जो है डिसइंटीग्रेट होना ही था। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया कि इंटरनल क्राइसिस जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के लिए, और बार बार ये दिख रहा था लोगों को कि जो यूएसएसआर जो है वो उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो इतने साल उन्होंने लड़ाई लड़ी, 1917 से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद 1991 की बात की जा रही है, कोल्ड वॉर का पीरियड शुरू हो गया है, और इतनी आपने इस चीज के लिए इतनी स्ट्रगल करी और उसको फिर आप ढंग से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे और आप उसको रिवाइव भी नहीं कर रहे हैं, वही कंजर्वेटिव और कन्वेंशनल तरीके से आप सिस्टम चलाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको सक्सेसफुली ज्यादा लंबे समय तक रन नहीं कर पाएंगे। इसमें बोला गया है कि सोवियत यूनियन जो था वो सोवियत सिस्टम had become stagnant in an administrative and political sense as well. 17 साल तक जो है 70 इयर्स तक ये यूएसएसआर सिस्टम चलता रहा, इसके ऊपर काम किया गया, पर जो अकाउंटेबिलिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। सारी जो पावर थी वो आपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को दे दी थी, आपने ऑपोजिशन का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था, आपने सिर्फ एक ही पार्टी को सुप्रीम कर दिया, लोगों की नीड्स आप पूरी नहीं कर रहे हैं, आप अकाउंटेबल नहीं है, आप जवाब नहीं दे रहे, आप इफेक्टिव पॉलिसीज फ्रेम नहीं कर रहे, आप हमसे टैक्स उठा रहे हैं और आप सारा मिलिट्री में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें खाने को नहीं दे रहे, आप हमें जॉब नहीं दे रहे, तो आप हैं किस लिए? तो डेफिनेटली ये कुछ कारण ऐसे सामने आए। उसके बाद जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन तो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाता है जब इंसान को, जो सिटीजन है तब तक शांत बैठा रहता है जब तक उसके घर में या उसके पेट पे असर नहीं पड़ रहा है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो जब उनके घर में भी असर पड़ रहा है, उनके पेट पे भी असर पड़ रहा है, ना खाने को मिल रहा है, ना अर्न करने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो यूएसएसआर की जो करेंसी थी वो भी जो है उसका बड़ा डाउनफॉल जो है देखने को मिला, और जो सारी प्रिविलेजेस थी वो पार्टी को दी जा रही थी और सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सिटीजन्स फेस कर रहे थे। तो साइमल्टेनियसली ऐसी प्रॉब्लम सामने आई, बार बार इस चीज को हम रिपीट भी कर रहे हैं कि इंटरनल क्राइसिस थे और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर थे, पॉलिटिकल फेलियर थे, इकोनॉमिक फेलियर थे, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, पॉलिसीज वर नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड, तो डेफिनेटली आउटकम विल बी सेम। जो आउटकम हम इधर देख रहे हैं वही आउटकम जो है वो होना था। उसके बाद गोर्बाचेव के बारे में बोला गया है कि गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी टू डील विद प्रॉब्लम, गोर्बाचेव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद प्रॉब्लम, पर वो भी ढंग से वो डील नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि मैं कम्युनिज्म के बदले कैपिटलिज्म लेकर आऊंगा, और जो लिबरलाइजेशन की बात करी, डेमोक्रेसी की बात करी, पर वो भी ढंग से काम नहीं कर पाया और इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं हुई। शॉक थेरेपी अपनाई गई जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी के बाद तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया और पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई और गैराज सेल बोला जाता है उसको। तो जो भी चीजें की जा रही थी, पहले तो सिस्टम ही बहुत ज्यादा वीक हो गया था, उसके बाद उसको जो संभालने की कोशिश की गई वो भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। तो बिल्कुल जो रिजल्ट था वो तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था कि यूएसएसआर जो है विल गोइंग टू बी डिसबैंड। उसके बाद से बोला गया है कि धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट रिपब्लिक थे या जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जैसे मैंने बाल्टिक कंट्रीज के बारे में आपको बताया था, जो मैंने पहले ही जब आपको मैप दिखाया था तो बाल्टिक कंट्रीज आपको मैंने बता दी थी कि जो बाल्टिक कंट्रीज थी उन्होंने ये बोला कि अब हम भी जो है
जो है यूएसएसआर के साथ नहीं रह सकते। इसमें बोला गया द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, the rise of nationalism and desire for sovereignty within the various republics, including Russia, the Baltic Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia, and other proved to be final and most immediate cause of the disintegration of the USSR. जब कंट्री मेंबर्स ने ही डिसाइड कर लिया कि हम लोग जो है यूएसएसआर के साथ नहीं रह सकते, तो डेफिनेटली लोग तो उसको और ज्यादा हाइप करेंगे, लोग उसमें और ज्यादा आग में तेल का काम करेंगे। तो लोगों ने भी तभी रिवॉल्ट किया जब उनको दिख रहा था कि इंटरनल जो क्राइसिस थे वो बाहर निकल के आ रहे थे। पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स आ रही थी कि अब हम यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे। रशिया ने बोला कि यूएसएसआर विल गोइंग टू डिसबैंड, बाल्टिक कंट्रीज और उसके बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उसके बाद जितने भी मेंबर्स थे डिसाइडेड कि दे आर डिक्लेयर्ड। पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास हो रही थी, मीडिया के थ्रू जो बातें की जा रही थी कि यूएसएसआर के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अलग होने की बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली उसका असर लोगों पर भी पड़ा। लोगों ने कहा देखिए हम जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब हमारी जरूरतें नहीं पूरी होंगी तो डेफिनेटली ग्रुप की जरूरतें कैसे पूरी हो रही होंगी, ये तो जो है होना ही था। एंड डेफिनेटली जो है डिसइंटीग्रेट तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, जिसमें से एक ये भी कारण था जिसमें आप बोल सकते हैं कि इंटरनल वीकनेसेस थे, पॉलिटिकल फेलियर था और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। उसके बाद लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी, डिसेंट अमंग द मेंबर्स, members do not want to be a part of USSR, Russia was dominating and objective was not achieved. So definitely रीजंस बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे थे जिसकी वजह से जो है यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल प्रेडिक्टेबल ही था। सो these were the reason responsible for the disintegration of USSR and I hope क्लियर हो ही गया होगा। डिसइंटीग्रेट होना शुरू से ही, चैप्टर के शुरुआत से ही बार बार बताया जा रहा है कि डिसइंटीग्रेट होने के क्या क्या कारण थे। एक्सेस ऑफ मनी was invested in military arsenal, centralization of power, more power were given to the Communist Party of Soviet Union, party become bureaucratic and authoritative, totalitarian concept was promoted, जहां egalitarian की बात हो रही थी अब दोबारा से totalitarian हो गया, पावर एक के हाथ में हो रही है। no option for opposition party, no other party, basic demands of people were not satisfied, no freedom of speech and expression, no political stability, economic failure. So these are the reason। उसके बाद failure of Gorbachev reforms, सबसे जो कहते हैं कि केक पे चेरी का काम किया गॉर्बाचेव की रिफॉर्म्स ने। लोग पहले से ही परेशान थे, उसके बाद जो उनको एक रास्ता दिखाया गया कि भाई ऐसे हम लोग जो है चेंज हो सकता है, फिर उनको लगा कि उनको फिर उसका एक वो समझ नहीं आया कि चेंज होना ही चाहिए, अब तो चेंज होना ही चाहिए। तो प्रेडिक्ट हो गया जब गवर्नमेंट अपने आप ही कह रही है कि हमें जो है वेस्ट की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए, तो उसके बाद तो इतना ज्यादा रिवॉल्ट, इतना ज्यादा हाइप हो गया कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और फाइनली जो है नए नए सॉल्यूशंस लाने की कोशिश की गई, शॉक थेरेपी अपनाई गई और जो है वो भी बाद में फेल ही हो गई और कुछ फायदा नहीं हुआ और किसी भी तरीके से यूएसएसआर को बचा के नहीं रख पाए। एंड फाइनली यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड। फाइन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द यूएस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। कॉन्सिक्वेंसेस तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है क्या हुआ होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन सबसे पहले इसमें ये बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन दैट एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, बेसिकली जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो दो ग्रुप्स के अंदर चल रही थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसएसआर जो एक यूनाइटेड ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 15 रिपब्लिक कंट्री, अब वो जब साथ ही नहीं है तो यानी कि अपने आप ही जो लड़ाई चल रही थी दो ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप हट गया तो अकेला इंसान तो लड़ नहीं सकता। तो जो कोल्ड वॉर है, जो कोल्ड वॉर की जो बहस है, कोल्ड वॉर के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। तो इससे सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ कि कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गई है। उसके बाद इसमें बोला गया कि जो सेकंड पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज।
पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। जहां पावर सिर्फ दो के हाथ में थी, वहां अब बात की जा रही है कि अब कौन जो है पावर संभालेगा। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि अब तो सिर्फ यूएस से है और तो कोई हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ये कहने लगे कि अब नई पावर्स इमर्ज होकर आएंगी, जैसे नाम भी बैठा था, चाइना इमर्ज हो रहा था, तो ऐसे बोला जा रहा था कि नई मेंबर कंट्रीज, नई कंट्रीज जो है वर्ल्ड कंट्रीज आगे आएंगी और अपना एक पावर ब्लॉक बनाएंगी और अपने आप को आगे लाएंगी। तो ऐसे बोला जा रहा था कि मल्टी पावरफुल कंट्री विल गोइंग टू इमर्ज नाउ। तो अलग अलग बातें सामने आ रही थी। खैर इमीडिएटली तो सिर्फ हमें यही दिखा कि अब सिर्फ जो है बाइपोलैरिटी जो है वो यूनिपोलैरिटी में चेंज हो चुकी है, यूएसएसआर खत्म हो चुका है, तो अब सिर्फ यूएस से ही है जो इस पावर ब्लॉक को कंटिन्यू करेगा। और क्योंकि जो था नई नई जो मेन पावर थी, जैसे यूएनओ की भी जो मेन रोल था उसमें यूएस उसमें मेन रोल प्ले कर रहा था। जितने भी लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा था। तो खैर ये तो प्रेडिक्टेबल था कि यूएस विल गोइंग टू लीड, पर ऐसा भी बोला जा रहा था कि अब नए पावर प्ले आगे आएंगे, नए पावर ग्रुप सामने आएंगे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नई तरीके से लीड करेंगे, नया फेस मिलेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। खैर उसके बाद से बोला गया है कि थर्ड ये हुआ कि जितने भी मेंबर कंट्रीज थे सोवियत ब्लॉक के, उन्होंने एक नई इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। किसी ने भी कम्युनिज्म को फॉलो नहीं किया एक्सेप्ट रशिया। सबने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज जो है फ्रेम करी, और कई लोगों ने तो ये भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि दे वांट टू ज्वाइन वेस्टर्न अलायंस। कई लोगों ने नाटो ज्वाइन किया, कई कंट्री मेंबर्स ने नाटो ज्वाइन किया, और कईयों को लगा कि इट्स बेटर टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्ट। ईस्ट में बेकार में ईस्ट में रह के अपनी कोई डेवलपमेंट ना हो, इट्स बेटर टू हैव अ अलायंस विद वेस्ट। ठीक है, और चाइना के साथ अलायंस बनाए या अदर कंट्रीज के साथ अलायंस बनाए, नाम के साथ जुड़े, ताकि हमारे जो एक अपॉर्चुनिटीज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो नई नई जो है सोच समझ, नई नई जो सोच है, नई नई जो आइडियोलॉजीज है वो सामने निकल कर आ रही थी। डिबेट्स हो रहे थे, डिस्कशंस हो रहे थे कि अब क्या होगा, who will going to lead the country, what would be the new faces, who would be who will going to be the lead the country, who will be the new face of the country or world, who will going to be the new leader of the world। इस तरीके की बातें आ रही थी और अलग अलग कंट्रीज का नाम सामने आ रहा था। बट बाद में जो रिजल्ट निकल के आया वो यही आया कि जो बाइपोलैरिटी थी वो यूनिपोलैरिटी में कन्वर्ट हुई। जो यूएसएसआर जो सेकंड पावरफुल कंट्री थी वो अब खत्म हो चुकी थी। अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री बची थी, उसका नाम था यूएसए। और एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, एक न्यू पॉलिटिक्स इमर्ज हुई उसके बाद। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू क्लियर विद द कंसेप्ट। Do write to Study Khazana if something is not clear to you, and thank you so much.